इतिहास पढ़ना है वह नॉर्थ अमेरिका चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट अब आगे बढ़ना है। कल आपने पढ़ा कनाडा और पढ़ लिया आपने यूएसए। एक बचा हुआ नीचे है मैक्सिको। अब जरा आप अपने मैप में देखिएगा, ये यहाँ पर मैक्सिको के इस भाग के नीचे, मैक्सिको आपका यही है ना, ये आपका मैक्सिको है। अब आप देखेंगे तो मैक्सिको के पीछे एक खाड़ी है। इसके अंदर जो एंट्री किया है समुद्र, मैक्सिको के पिछले हिस्से में जो अंदर समुद्र एंट्री किया है, इस समुद्र का क्या नाम है? तो आप बताएंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब एक बात बताइए डियर, कैलिफोर्निया से मैक्सिको का क्या संबंध? तो चूंकि कैलिफोर्निया इज द स्टेट ऑफ यूएसए, ये अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया, लेकिन कैलिफोर्निया के जस्ट नीचे है, मगर एक खाड़ी जो है वह दोनों तरफ मैक्सिको से घिरा है, फिर भी इसका नाम है मैक्सिको की खाड़ी। तो कैलिफोर्निया की पॉपुलैरिटी के चलते, और कैलिफोर्निया यहाँ पर पास का राज्य है अमेरिका, इसलिए इस खाड़ी को नाम दिया गया है कैलिफोर्निया की खाड़ी। लेकिन ये खाड़ी पूरी तरह से किसमें है? मैक्सिको में। धन्यवाद। आगे बढ़िएगा। मैक्सिको के सामने एक खाड़ी आपको दिखेगी, इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। तो आप यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब दोनों में अंतर बस इतना ही है कि मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में स्थित है और कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है। कौन? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और मैक्सिको की खाड़ी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक सी, यानी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, ढेर आगे देखिए। एक और बात याद रखिएगा, मैक्सिको का ए वाला जो हिस्सा है ना, ये छोटा सा हिस्सा, ये तीन ओर से जल द्वारा घिरा है। तो जब कोई स्थल का हुआ भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिर जाए तो इसको कहते हैं पेनिनसुला। तो मैक्सिको का ये जो हिस्सा है इसको युकाटन प्रायद्वीप कहते हैं। कौन सा प्रायद्वीप? युकाटन प्रायद्वीप। नोट कर लीजिएगा फटाफट। देखिए मैक्सिको का ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं युकाटन का प्रायद्वीप। किसका प्रायद्वीप? युकाटन का प्रायद्वीप। अब युकाटन का प्रायद्वीप किस देश में है डियर? बताइएगा। मैक्सिको में है। कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिको चांदी का उत्पादन बहुत ज्यादा करता है, चांदी का यानी सिल्वर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करता है। कौन सा देश? मैक्सिको। अब मैक्सिको की सीमा और अमेरिका की सीमा, ये सब ऐसी सीमा है जैसे आपके यूपी और बिहार की सीमा। आप जब मर्जी यूपी से 5 चक्कर बिहार की सीमा में चले जाइए, वैसे ही यहाँ पर आसानी से आप इस सीमा को आप पार कर सकते हैं। मैक्सिको के लोग डियर बड़े आसानी से सुबह जाते हैं और व्यापार करके शाम को अमेरिका से व्यापार करके वापस चले आते हैं। और इन तीनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और किनके बीच में? नॉर्थ अमेरिका, यानी नाफ्टा। तो नाफ्टा के अंतर्गत 3 देश आते हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। इसमें व्यापार करने के लिए किसी प्रकार का कोई
टैक्स नहीं लिया जाता है। तो क्या मतलब है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, तो आपका इसको बोला जाता है डियर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये तीनों देश एक दूसरे से किसी प्रकार का व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं लेते। आगे बढ़ेंगे डियर, उम्मीद करते हैं कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब डियर मैक्सिको में 3 बातें याद रखिएगा। अब मैक्सिको की जो राजधानी है, हाँ, वह मैक्सिको सिटी। क्या है डियर? मैक्सिको सिटी। अब डियर आप जहां नॉर्थ अमेरिका का पेज खोले हैं ना, उसके बगल में आप जाइएगा फिजिकल मैप, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। तो आप नॉर्थ अमेरिका में इस किनारे देखिएगा एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही तो बोलिए यस, हाँ डियर। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है यह दुनिया का सबसे लंबी दूसरे नंबर की श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। लेकिन ये रॉकी माउंटेन रेंज जो है, इसका दूसरा स्थान है पूरी दुनिया में। लंबाई में इसका दूसरा स्थान है। कौन सा पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत माउंटेन रेंज, रॉकी पर्वत माउंटेन रेंज। कोई दिक्कत नहीं। अब यह जो है प्रशांत महासागर के तट के पास है। इधर आप देखेंगे एक पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगा, आपलेशियन, आपलेशियन माउंटेन रेंज। दिखा कि नहीं? दिखा। एक बात समझिएगा, आपलेशियन जो है पर्वत कैसा पर्वत है? तो आप बताइएगा रेसिड्यूल माउंटेन। रेसिड्यूल माउंटेन क्या होता है डियर? एक ऐसा पर्वत जो इतना पुराना हो चुका है कि वह धीरे धीरे आपका आसानी से उसकी मिट्टी क्षय होने लगती। तो इस प्रकार के पर्वत को अवशिष्ट माउंटेन कहते हैं। उसमें आता है कौन? आपलेशियन। तो आपलेशियन जो पर्वत है वह अटलांटिक के तट पर है और रॉकी पर्वत प्रशांत महासागर के तट पर है। आप दोनों के बीच में जो ये मैदान देख रहे हैं ना, बीच का इलाका, ये आपका प्रेयरी का मैदान है। कौन सा मैदान है? प्रेयरी का मैदान। तो आप एक पॉइंट बना लीजिएगा, प्रेयरी का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में। ये अमेरिका में भी है और कनाडा में भी है। अब प्रेयरी का मैदान जो है वह पूरे दुनिया में गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी है। यानी गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन किया जाता है। कहां पर? प्रेयरी के मैदान में। प्रेयरी का मैदान किस देश में है डियर? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। लेकिन किन दो पर्वतों के बीच में प्रेयरी का मैदान पाया जाता है? तो रॉकी पर्वत और आपलेशियन पर्वत। किसी को कोई दिक्कत नहीं। प्रेयरी का जो मैदान है वह गेहूं के लिए इतनी बढ़िया जलवायु मिलती है कि बहुत बढ़िया गेहूं की खेती की जाती है। किसमें? प्रेयरी के मैदान में। अब कोई भूलने वाला नहीं है। अगर डियर कभी ये भी कह सकता है प्रेयरी का मैदान किस महाद्वीप में है, तो आप बता देंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अगर किस देश में है तो देश दो हो जाएंगे। ये आपका कनाडा भी हो जाएगा और अमेरिका भी हो जाएगा, जिसको यूएस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। और किन दो पर्वतों के बीच में है? तो रॉकी पर्वत और आपलेशियन पर्वत। आपलेशियन पर्वत किस महासागर के तट पर है? अटलांटिक महासागर के तट पर। रॉकी पर्वत दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
पहली कौन है डियर? एंडीज पर्वत श्रृंखला। किस महाद्वीप में एंडीज है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और हम लोगों के यहाँ जो हिमालय है एक दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वह किसमें है? हिमालय में। इसलिए दुनिया का रिकॉर्ड है, हम लोग ऊंचाई में सबसे आगे। वो पर्वत श्रृंखला क्या ऊंचाई में ना आगे है? आइए तो बताएं क्या? लंबाई में। तो दुनिया की सबसे नंबर 1 लंबी श्रृंखला एंडीज, दूसरा है रॉकी। मैक्सिको के नीचे आप मैक्सिको के नीचे एक देश देखिएगा, ग्वाटेमाला मिलेगा। एक देश आपको ग्वाटेमाला मिला कि नहीं? एक छोटा सा देश है ग्वाटेमाला। अब जरा सुनिएगा ग्वाटेमाला की क्या विशेषता है। आज से लगभग 1800 साल पहले ग्वाटेमाला की जंगलों में एक सभ्यता ने जन्म लिया था। उस सभ्यता का नाम था माया सभ्यता। अब माया सभ्यता के लोग इतने माइंडेड थे, जैसे डियर माया सभ्यता एक वहां की है ग्वाटेमाला की, वैसे ही हमारे यहाँ एक सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ये आपका अर्बन कल्चर के फॉलोअर थे। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, वही नगर या शहर। अब नगरीय सभ्यता का क्या मतलब? सिंधु घाटी की सभ्यता में इतिहास पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई होप दैट जानते भी होंगे। शर्मा सर बहुत पढ़ाए होंगे आप लोगों को इतिहास पूरा। सिंधु घाटी सब सभ्यता याद होगा, बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो नाला थे, जितनी भी नालियां होती थी वो ढक कर रखते थे लोग। ये आपका प्रमाण मिला। सिंधु घाटी में सड़क जो है सीधे थी, इसलिए उसको कहा गया शहरी सभ्यता, नगरी। कॉमन आप देखेंगे बहुत सारे गांव हैं जहां पर कोई रास्ता है ही नहीं, और कुछ गांव हैं भी, उन गांव में देखता हूं रास्ता जो भी है एक भैंस इधर से बांध देंगे, एक भैंस इधर से, अब खूंटा एकदम सटा के गाड़ी में, तो भैंस कहाँ बैठेगी? रास्ते में। तो बाद में इसका प्रमाण लिया जाएगा तो कौन सी सभ्यता कहलाएगी? शहरी की ग्रामीण, वे ग्रामीण सभ्यता कहलाएगी। लेकिन सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह शहरी सभ्यता थी। अगर ऐसी मानसिकता जो गांव के लोग रखते हैं तो कृपया इस तरह की मानसिकता को दूर करें। रास्ते को जितना स्वच्छ और फ्री रखेंगे उतना आपका विकास संभव है। तो ग्वाटेमाला की जो सभ्यता थी माया सभ्यता, माया सभ्यता के लोग जानते हैं ज्योतिष में बहुत आगे थे। ज्योतिष ये लोग जो आपका भविष्यवाणी किए, इनकी सारी की सारी भविष्यवाणी क्या थी? सफल थी। क्या थी? सफल थी। यानी माया सभ्यता के लोग भविष्यवाणी जो करते थे वो आपका सही निकलती थी, और भविष्यवाणी के साथ जिनका ज्योतिष तेज रहता है उनकी गणित भी क्या रहती है? तेज रहती है। गणित क्या रहती थी डियर? तेज। अब माया सभ्यता के लोगों की गणित इतनी तेज थी, ये लोग उस जमाने में, आज के 1800 साल पहले की बात, और जंगलों में बिना किसी कैलकुलेटर के इन लोगों ने अपने वर्तमान समय से 2000 आगे का लगभग 2000 वर्ष बाद का कैलेंडर इन लोगों ने बना दिया। कैलेंडर क्या कर दिया? बना दिया। और वह कैलेंडर जो इन लोगों ने बनाया था वह कभी न कभी समाप्त तो होगा ही होगा। तो वह कैलेंडर जो है इस बात की बात है
2012 में समाप्त हो रहा है और 2012 में समाप्त हो गया। आज कैलेंडर कोई बना देंगे 2000 का तो कभी कभी वो दिन आएगा समाप्त होगा, और समाप्त होगा तो ये लोग माया सभ्यता के लोग डाट डाट आगे बना दिए थे और कहते कि अब आगे वाले जो लोग आएंगे वो बनाएंगे। तो माया के सभ्यता के लोगों का विश्वास इतना ज्यादा था उनकी भविष्यवाणियों पर कि लोगों को लगा कि 2012 में आपका ये धरती समाप्त हो जाएगी। और तब आपका 2012 में दुर्गा पूजा के समय एक गाना चला करता था कि 2012 में आई भूकंप बचो तू ये माई। ये गाना खूब दुर्गा पूजा में चला, तो लोगों को लगा कि 2012 के बाद डॉट डॉट यानी अब 2012 में धरती आपका समाप्त हो जाएगी, पलट जाएगी। तो गाना गाने वालों को एक पॉइंट चाहिए, उन्होंने बना दिया आपका, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो 2012 के बाद के कैलेंडर को आपको बनाने के लिए बताए हैं कि मतलब उसके बाद जो लोग होंगे वो बनाएंगे। तो ये रहा आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में खास कुछ विशेष नहीं, आपका माया सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ग्वाटेमाला की जो राजधानी है, कैपिटल, कौन सा कैपिटल है जरा बताइए। ग्वाटेमाला की जो राजधानी है क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। वेरी गुड। आपका नीचे लिखा होगा उसकी कैपिटल ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी आपका ग्वाटेमाला ही लिखा हुआ। उसके बगल में दो छोटे देश मिलेंगे, एक बेलीज और एक साल्वाडोर। हार्ड एल साल्वाडोरा। यल है या यन? देखिए ध्यान से, बेलीज एल साल्वाडोर। देखिए तीन देश मिलेंगे ग्वाटेमाला के बगल में, एक है बेलीज, एक है होंडुरास और एक है आपका एल साल्वाडोर। अच्छा डियर, चलिए साल्वाडोर नाम से एक देश। ये चारों देश पहले आपका ग्वाटेमाला का हिस्सा थे, बाद में ये सब क्या हो गए? अलग हो गए। ये बेलीज का, साल्वाडोर का और होंडुरास का कोई खास विशेषता नहीं, बस देश आप याद रखिएगा। पहले सब ग्वाटेमाला का हिस्सा थे, बाद में ग्वाटेमाला से टूट करके बेलीज, होंडुरास और एल साल्वाडोर, ये तीनों क्या हो गए? अलग हो गए। आगे बढ़ेंगे डियर। बेलीज लिख पाए आप? बेलीज की राजधानी है बेलमोपान है, और होंडुरास की राजधानी टैगुसिगल्पा। और साल्वाडोर का एल साल्वाडोर आपका ऑलरेडी उसकी कैपिटल है। सान साल्वाडोर लिखा हुआ है, ग्वाटेमाला का ग्वाटेमाला है। तो डियर ग्वाटेमाला एक माया सभ्यता के नाम से फेमस थी। और इन सबों का कोई विशेषता नहीं। हालांकि एक बात जानिएगा, ये सभी देश जो है ना वह सेंट्रल अमेरिका के देश कहलाते हैं। इनको कौन सा देश कहा जाता है? सेंट्रल अमेरिका, यानी अमेरिका का मध्य। ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, बीच में कौन सा है? मध्य अमेरिका। कौन सा है? मध्य अमेरिका। इसके बाद आगे देखिएगा, ये दो देश आपको बाद बताएंगे। कौन सा? एक कोस्टारिका और एक निकारागुआ। निकारागुआ और कोस्टारिका, इसको बाद बताएंगे। ये सबसे नीचे एक पतला सा देश आपको मिलेगा, पनामा। देश मिला कि नहीं? पनामा देश को देखिएगा 1914 में 1914 में
एक यहां पर नहर बनाई गई, यहां पर एक नहर बनाई गई, उस नहर का नाम था पनामा नहर। पनामा नहर के बारे में बताया जाता है कि इस नहर को पूरी तरह से फंडिंग देने का काम किया था किसने? अमेरिका ने। सही बताया। और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि अमेरिका को मान लीजिए इक्वाडोर या पेरू को सप्लाई देना है, तो अमेरिका के जहाज इतना घूम करके जाते थे, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया या कहीं, लेकिन इतना घूमना पड़ता था। इसलिए अमेरिका ने एक विकल्प बनाया, क्या? पनामा नहर का निर्माण किया 1914 में। और एक पनामा पेपर लीक मामला आपने सुना होगा। इस घटना से नवाज शरीफ की क्या चली गई? कुर्सी। नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई थी। क्या था मामला? सुनिए। जैसे आपका काला धन को रखने के लिए लोग जाते हैं स्विस बैंक, ये आपका पड़ता है डियर किस देश में? स्विट्जरलैंड में, स्विस बैंक। उसी तरह से पनामा ने कहा अभी लाइए हमारे यहाँ काला धन रखिए। तो नवाज शरीफ यहां से चल के आए और पनामा के बैंकों में अपना पैसा रख दी। तो यहाँ का एक अधिकारी जो है रिटायर हो रहा पनामा के बैंक का, उसने कहा दिया कि चलो आप रिटायर तो हो ही रहे हैं, इस मामले को उजागर कर दे। उसने पूरे दुनिया में आपका इस मामले को उजागर कर दिया और नवाज शरीफ की यहाँ पर कुर्सी चली गई। नवाज शरीफ जो है उस समय के प्रधानमंत्री थे। नवाज शरीफ से बढ़िया प्रधानमंत्री इमरान खान है। कैसे? नवाज शरीफ जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, तो नवाज शरीफ से पूछा गया कि आपने भारत में या भारत की सीमा के अंदर आपने अपने जवानों को क्यों भेजा? तो नवाज शरीफ का ये मुझको तो पता ही नहीं। आप सोचिए, इतना बड़ा युद्ध भारत ने उसको हल किया, भगाया उन पाकिस्तानियों को, और वहां के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। तो इनसे तो फिलहाल कुछ बेहतर आपका है कौन? इमरान खान। तो नवाज शरीफ आपका तो चले गए आपका। अब आगे बढ़ते हैं। और एक और जरा सुनिएगा, ये क्या हुआ? अमेरिका ने जब पनामा नहर बनाया तो पनामा देश जो है ऑलरेडी ये पनामा देश, तो पनामा देश इस नहर में आने जाने का एक जहाज का कम से कम आपका 5-5, 6-6 लाख रुपया लेता है। इस नहर की विशेषता ये है कि खाने बने हुए हैं, फाटक। ये आपका हालांकि पूछेगा पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो आप बताइएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। लेकिन एक जहाज जब एक खाना गुजर जाएगी तो उसके लॉक आपका जो फाटक होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। और पनामा देश की इनकम इतनी बढ़ गई कि यहाँ पर एक टूरिस्ट आते थे देखने के लिए, तो टिकट जहाज से उतरते थे और वहां पर टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। टूरिज्म भी बढ़ा, लोग देखने भी आए। नहरों में जो जहाज पास हुए उससे भी आपका पनामा खूब कमाया। यहाँ तक कि नहरों के किनारे हुआ बड़े बड़े बिजनेस पॉइंट, जैसे कोई भी दुकान भी खोल दिया कोई पनामा का व्यक्ति, तो खूब चीप और नमकीन बेच के कितना कमा लिया सोचिए। इसी का देख करके
कोस्टारिका भी आपका क्या करना शुरू किया, नहर बनाने की कोशिश किया, लेकिन कोस्टारिका जो है आपका फेल हो गया। कौन सा देश? कोस्टारिका। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कई बार कि कौन सा वह देश जो पनामा की तर्ज पर एक नहर बनाने की कोशिश किया मगर बनाने में क्या हो गया, असफल। तो वह देश था कौन सा? कोस्टारिका। कोस्टारिका क्यों असफल हो गया? इसकी असफलता का कारण क्या है? ये कोस्टारिका में पूरे बड़े बड़े पहाड़ और उन पहाड़ को जब तोड़ने की कोशिश किया तो लोग पूरी तरह से क्या हो गए, फेल। वो पहाड़ इतना हार्ड होता है डियर कि पहाड़ को तोड़ पाना बहुत कठिन होता है। तो इसीलिए कोस्टारिका क्या हो गया, फेल मार गया। इस नहर का प्रतिद्वंदी नहर बनाने में, पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर बनाने में कौन सा देश फेल हो गया? कोस्टारिका। उसी के ऊपर आप देखिएगा आपको एक देश मिलेगा, निकारागुआ। मिला कि नहीं? निकारागुआ मिला। इसकी राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। ये निकारागुआ जो है ना, पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बनाने में क्या हो गया, सफल। हालांकि यहाँ पर नीचे वो झील है, देख रहे होंगे नीचे झील आपको दिखी कि नहीं? निकारागुआ में आप निकारागुआ में जो झील है उसी में से क्रॉस कराते हुए इसने नहर बनाने का काम कर लिया पूरा। और इस नहर को बनाने के लिए फंडिंग कौन किया? चाइना। चाइना इसकी फंडिंग किया। किसकी? ये जो निकारागुआ में पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बनाने में। अब आपको प्रश्न पूछता है, पनामा नहर की प्रतिद्वंदी नहर बनाने में कौन सा देश सफल हो गया? तो आप बताइएगा निकारागुआ। और उस नहर को फंडिंग करने का काम किसने किया? चाइना ने। और हमारे देश में देखिए एक सड़क जो आपका बनने में कितना समय लग जाता है और फंडिंग उसकी समय पर नहीं हो पाती। एक सड़क देखिए हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद टू आपका रामनगर मोड़ जाती, वो समझिए कितना उसका बुरा हाल उस सड़क का। उस सड़क का ये हाल है कि जगह जगह डियर आपका इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। अब डियर आगे बढ़ेंगे तो चाइना ने कहा निकारागुआ से कि नहर हम बनाते हैं, फंडिंग देते हैं, 20 साल तक जो पैसा इससे नहर से मिलेगा वो सब हम लेके चले जाएंगे। अब 20 साल में क्या होगा? चाइना बन जाएगा राजा, क्योंकि उस नहर से इतना पैसा कमाएगा। 20 साल में सोचिए कहां से कहां पहुंच जाएगा। और नहर मान लीजिए आपका 20 साल के बाद सौंप देगा किसको? जिस देश का है। यही सब सिस्टम होता है। जैसे मेट्रो हमारे यहाँ दिल्ली में जो बनी वो दुनिया का कोई अन्य देश बनाया और उसका एग्रीमेंट होता है कि 10 साल तक हम आपका इससे जो भी आमदनी होगी वो हम लेंगे। इसके बाद आफ्टर 10 ईयर आई विल रिलीव फॉर यू, ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ये दोनों देश पूरे हो गए। अब आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर चलिएगा तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन देश हो गए, जरा इस देशों को गिन लिया जाए। एक देश हुआ है मैक्सिको, दूसरा देश ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बगल में बेलीज, बेलीज के नीचे होंडुरास, के बाद आपका एल सल्वाडोर, उसके बाद एक देश हुआ है निकारागुआ, फिर देश है कोस्टारिका जो नहर बनाने में क्या हुआ? असफल। एक देश है पनामा। पनामा के बाद अगर नीचे आएंगे तो वह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आ जाएगा। इसलिए अभी हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश बच गए। तो जरा उधर की ओर चले
देखिए यहां पर एक देश मिलेगा क्यूबा। क्यूबा देश मिला कि नहीं मिला? क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है डियर? हवाना। अब हवाना के बारे में आप समझिएगा, क्या हवाना का रिकॉर्ड देखिए। एक बात समझिएगा, इन देशों को कैरेबियन देश तो कहते ही हैं, शॉर्टली इन देशों के समूह को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। तो वेस्ट इंडीज क्यों कहा जाता है, इस बात को समझिएगा। तो एक वो था स्पेन का लोल, जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस कोलंबस कहां से निकला था? स्पेन से। और उसको जाना था कहां? इंडीज। कहां जाना था? इंडीज। पहले हिंदुस्तान को सिंधु नदी, और सिंधु नदी का आज भी नाम है अंग्रेजी में इंडस। इंडस नदी के नाम पर इंडिया को लोग इंडीज बुलाते थे। क्या बुलाते थे? इंडीज। अब इस कोलंबस जो लोल था, ये नाव से निकला और जाना था इंडीज यानी भारत, और वहां करके चला गया कहां? इधर, हाँ वेस्ट इंडीज। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज नहीं था, अभी ये आपका जो बकलोलवा था, कहां नाम उसका? हाँ कोलंबस। वो कहा कि यह इंडीज है, ये इंडीज है। और इसको 14 सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। कितने साल तक? 14 साल तक लोगों को कहा कि यही इंडीज है। तो वास्को डी गामा जब आया, पुर्तगाली यात्री था, कहां का था? पुर्तगाल का था। स्पेन के बगल में पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जब आया, भारत की खोज किया, तब जाकर के उसने बताया कि अरे बकलोलवा, ये इंडीज तो इधर है, तुम आपका इधर गलत बता रहे हो इंडीज। तो वास्को डी गामा, आपको पता होगा कि केरल के कालीकट तट पर उतरा। तो वास्को डी गामा ने कन्फर्म किया कि ये इंडीज नहीं, इंडीज ए। तो काफी सालों तक यूरोप के जो यात्री थे, अब उनको कहा जाता था इंडीज जाना। तो उधर वो घबराते थे, वो पूछते थे पूरब वाले इंडीज में कि पश्चिम वाले इंडीज में। तो लोगों ने फिर इसका नाम रख दिया, चूंकि यहां से पड़ेगा पश्चिम में और भारत पड़ेगा पूरब में, तो पूरब को ईस्ट इंडीज, इसी से बना दिया गया इंडिया। इंडिया और इसको कहा जाने लगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट में इंडीज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वेस्ट इंडीज। तब जाकर के कंफर्म हुआ, तब से लोग इसको कहने लगे क्या? वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज एक ग्रुप का नाम है, जबकि आपको कोई पूछ देगा वेस्ट इंडीज की राजधानी क्या है, तो नो कैपिटल, इसकी कोई राजधानी नहीं। वेस्ट इंडीज क्या है? छोटे छोटे समुद्री देशों का एक क्या है? समूह। छोटे छोटे समुद्री देशों का समूह। उसमें कौन देश आएगा? अभी अभी मैंने बताया है क्यूबा। एक देश क्यूबा है। एक तो कहानी रहा वेस्ट इंडीज नाम पढ़ने। अब इस कहानी से हम आपको अलग करते हैं, फिर कंडीशन बहुत सारी बताते हैं, देखिए जरा। ये आपका क्यूबा मिला कि नहीं मिला? क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा। आप क्यूबा के निचवा देखेंगे तो कैरेबियन सागर है, इसलिए कैरेबियन सागर की मोती किसको कहा जाता है? क्यूबा। पर्ल ऑफ कैरेबियन सी इज नोन एज क्यूबा, यानी क्यूब कैरेबियन सी।
कैरेबियन सागर की मोती किस देश को कहा जाता है? क्यूबा। कौन सा देश? क्यूबा। राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कटोरा का मतलब यह है कि आसानी से वहां पर इजली, यू कैन इजली फाइंड आउट, मतलब कटोरा का मतलब यह है कि बिना मेहनत का कोई चीज पैदा हो जाए आसानी से, उसको कहा जाता है कटोरा। जैसे क्यूबा में गन्ना जो है ना बांस की तरह होता है, बांस की तरह, एक बार बुआई कर देंगे बांस की तरह गन्ना होता है। और वहां पर चूने के लिए मुंह भी चाहिए आपका एकदम, तो यहाँ गन्ना और आसानी से हो जाता है। जैसे आपका मान लीजिए भारत में छत्तीसगढ़ धान का कटोरा करते हैं, झारखंड को कोयले का कटोरा करते हैं। अब जैसे पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश, उसको क्या करते हैं? आतंकवादी का कटोरा। वहां पर आपको आतंकवादी चाहिए, किसी भी घर को नौकरी करिए, भाई साहब आतंकवादी चाहिए, पार्ट एकदम ले जाइए, एकदम तैयार, ये हाल है आपका। तो पाकिस्तान क्या है? आतंकवाद का कटोरा कहा जाता है। वहां पर आतंकवाद इतनी ज्यादा है, भयानक। वहां से आतंकवादी आपका कहीं अफगानिस्तान, कहीं जम्मू कश्मीर में बार बार बैड एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। अब डियर जैसे यूपी है, यूपी किसका कटोरा है? खाद्यान्न का कटोरा। गेहूं का कटोरा आप कह सकते हैं पंजाब, एकदम आसानी से वहां पर गेहूं का पैदावार होता है। तो कटोरा का मतलब समझे आप लोग। जैसे चावल का कटोरा पश्चिम बंगाल को करते हैं, वहां पर एक बार धान लगाइए और 3 बार उसी से काटिए। पेड़ी, पेड़ी जानते हैं? एक बार धान को काट लिया, छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, उससे फिर दोबारा निकल जाएगा। उसको 2-3 महीने बाद फिर काटिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर निकल जाएगा, फिर काटिए, एक बार रोपाई करिए, 3 बार काटिए। तो ये आपका इजली आपका चावल का बहुत ही बढ़िया उत्पादन करता है कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल, जिसका अब नाम है पश्चिम बंग। क्या नाम है? पश्चिम बंग। वो चावल का बहुत अच्छा उत्पादन करता है। ऐसे डियर कटोरा का मतलब समझ गए। अब भारत में बेरोजगारी का हाल तो समझते ही होंगे क्या है। चलिए इसके मामले में भी आपका डियर आगे चल के बताएंगे। यहाँ पर क्यूबा के इस किनारे पर अमेरिका की एक जेल है, और वो अमेरिका की इतनी खतरनाक जेल है, वहां पर कैदियों को रख करके अमेरिका और इतना सताता, इतना मारता है। कहां पर वो जेल? क्यूबा के आपका एकदम पूर्वी छोर पर। वह जेल किसकी है? अमेरिका की। किसकी है? यूएस। आगे बढ़े डियर और देखिए यहां पर जितने भी देश हैं डियर, जैसे वेस्ट इंडीज की टीम आती, तो आपको लगता होगा कि ये सभी खिलाड़ी एक देश के नहीं, ये वेस्ट इंडीज कई देशों का समूह है। और वहां पर जैसे क्रिस गेल, क्रिस गेल को जानते हैं ना, जमैका का है। वह छक्का मारता है तो खाली लाइन नहीं पार कराता है, पूरा स्टेडियम ही पार करा देता है। तो गजब का छक्का मारने वाला व्यक्ति है दुनिया का। कौन सा? क्रिस गेल। गजब ताकत, उसके अंदर मार दिया तो आपका स्टेडियम पार चले जाते, पार। बाहर उसके लोग आपका बाल को कैच करने के लिए खड़े रहते हैं स्टेडियम के बाहर, कुछ लोग। और एक और खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट, एक धावक है, वो अभी आपका कहां का है? जमैका का। ब्रेन लारा कहां का है? वह जमैका का नहीं है, ट्रिनिडाद आपका टोबैगो का, ट्रिनिडाद टोबैगो का है। ये आपका कौन? ब्रेन लारा। और ये तो आपने देखा ये सब बहुत सारे देशों का समूह है।
आप उसके नीचे अगर देखिएगा तो एक देश मिलेगा जमाइका, जमाइका। एक क्यूबा के नीचे मिलेगा जमाइका, मिला कि नहीं? जमाइका। और ये वाला जो सागर है ना, इसको कैरेबियन सी कहते हैं। तो कैरेबियन सी कहते हैं इसलिए इन सभी देशों के समूह को कैरेबियन देश भी कहा जाता है। कैरेबियन देश भी कहा जाता है, वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। एक आम नाम और इसका अलग से देते हैं, रेड। एक नाम इसका और है आर्डियन। एक इसका दूसरा भी नाम है, आई होप दैट उसका नाम हो आर्डियन। एस्टेरीज कहा जाता है, एंटेलीज, एंटेलीज। तो तीन नाम इसका है क्या? एक वेस्ट इंडीज, एक एंटेलीज और दूसरा कैरेबियन देश। आगे बढ़े डियर। अब आगे देखिएगा, यहां पर आगे बढ़ेंगे तो एक आपको आइलैंड मिलेगा, हिस्पैनियोला आइलैंड। देखिए मिला कि नहीं? हिस्पैनियोला आइलैंड, हिस्पैनियोला आइलैंड। यह एक आइलैंड है तो एक आइलैंड, लेकिन इस पर दो देश है। एक वो हैती है और एक वो उस साइड जो दूसरा देश है वो डोमिनिकन रिपब्लिक। इस आइलैंड पर दो देश हैं, हिस्पैनियोला, हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो देश। इधर कौन है? हैती। और उधर कौन है आपका? डोमिनिकन रिपब्लिक। कौन सा देश? डोमिनिकन रिपब्लिक। तो प्रश्न आता है डियर कि हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक ये दोनों देश जिस द्वीप पर स्थित है उस द्वीप का क्या नाम? तो हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो देश, एक का नाम है हैती और दूसरे का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या नाम है? डोमिनिकन रिपब्लिक। एक देखिएगा ब्रिटेन का एक द्वीप है, केमन द्वीप, मिला कि नहीं? उसी के नीचे है, एक छोटा सा लिखा होगा क्यूबा के नीचे, केमन द्वीप। केमन द्वीप पर ब्रिटेन का अधिकार। केमन द्वीप किसका है? ब्रिटेन का। आप किसी को भी नंबर 2 का पैसा रखना है ना, तो ब्रिटेन यहीं पर अपना बैंक खोला। किस पर? केमन द्वीप पर। कोई भी आदमी अगर 2 नंबर का पैसा रखना है तो चला जाए कहां पर? केमन द्वीप पर। केमन द्वीप पर रिलायंस की 2 कंपनियां यहां काम करती। किस पर? केमन द्वीप पर। आगे बढ़ेंगे डियर। और उसी के बगल में प्यूर्टोरिको एक द्वीप है, प्यूर्टोरिको। उस पर किस देश का अधिकार है? उस पर यूएसए का अधिकार है। मिला कि नहीं? मिल गया। अब मिल गया तो बोलिए यस, नहीं मिला तो बोलिए नो। और एक सान जुआन है, उसके आगे सान जुआन, वह छोटे छोटे द्वीप समूह वाला देश। और केमन द्वीप भी हो गया। देखिए विदेश से जब भी कोई पैसा आता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी लगता है विदेश से आने वाले पैसे पर? नहीं, बताइएगा नहीं। और हैती में एक बार बहुत भयंकर भूकंप आया था, पूरा एकदम ऐसी तबाही मची थी, काफी साल पहले की बात है, हैती में। और इसके ऊपर कोई बताए आप लोग, ये जो लटका हुआ है ठोड़ की तरह, ये अमेरिका का कौन सा हिस्सा है? फ्लोरिडा। बहुत सही। फ्लोरिडा आपका वही स्थान है जहां से नासा अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करता है। इसके नीचे थोड़ा सा देखिएगा तो बहामास मिलेगा। बहामास मिला कि नहीं?
बहामास द्वीप समूह, उसको जो है एक बात समझिएगा, उसके नाम के आगे दो लगता है, दो बहामास, क्योंकि उसका नाम में दो क्या है, इंक्लूड है। वैसे ही एक अफ्रीका महाद्वीप में सेनेगल के पास एक देश था गाम्बिया, गाम्बिया सेनेगल के एकदम बीच में। इस गाम्बिया का पूरा नाम था दो गाम्बिया, सेनेगल के पास। अब सेनेगल की जो राजधानी है डकार, वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी स्थित पर, सबसे पश्चिम में स्थित है उसकी कैपिटल, और इसलिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिम में जो देश है वह कौन सा देश है, सेनेगल। और ये कैरेबियन देश आपका पूरा क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। जरा प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, ये दोनों देश किस द्वीप पर स्थित हैं, तो हिस्पैनियोला आइलैंड पर। और क्रिस गेल किस देश का निवासी है, जमाइका। किसका, जमाइका। पनामा नहर किस देश में है, पनामा देश में। किस देश के सहयोग से बनाई गई, अमेरिका में। कब बनी थी, 1914 में। पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर कौन सा देश बनाना चाहता था मगर बनाने में असफल रहा, कोस्टा रिका। पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर कौन सा देश बनाने में सफल रहा, कौन सा देश, निकारागुआ। बहुत अच्छा। युकाटन प्रायद्वीप किस देश का हिस्सा है, मैक्सिको का हिस्सा है। कैलिफोर्निया की खाड़ी किस देश में स्थित है, मैक्सिको में स्थित है। लेकिन कैलिफोर्निया की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है, प्रशांत का। मैक्सिको की खाड़ी किस देश का हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का। फ्लोरिडा पेनिनसुला यानी फ्लोरिडा प्रायद्वीप किस देश का हिस्सा है, अमेरिका का है, यूएस का है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप किस समुद्र से घिरा हुआ, तो अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ। आप्लेशियन पर्वत किस तट पर है, अटलांटिक तट पर है। दुनिया का दूसरे नंबर वाला पर्वत कौन सा है, लंबाई में, रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला किन देशों में फैला हुआ है, कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक और उत्तरी अमेरिका से होकर। ये आपका आप्लेशियन और रॉकी पर्वत के बीच में जो आपका घास का मैदान है वह प्रेरी घास का मैदान है। प्रेरी घास का मैदान किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए। बताइएगा अमेरिका की वह कौन सी शहर जो वायुयान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, सिएटल। सिएटल में कौन सी प्रमुख एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कंपनी है, बोइंग का। चिनूक, अपाची या F-16 या F-35, ये सभी विमान बनाने वाली दुनिया की कौन सी कंपनी एरोनॉटिक्स की, बोइंग। सारा प्रोडक्ट किसका है, बोइंग का। राफेल जहाज दुनिया के किस देश में बनता है, फ्रांस में बनता है। फ्रांस की वह शहर का नाम बताइए जो वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, टूलूज। जर्मनी की वह शहर बताइए जहां पर मर्सिडीज की कारें बनती हैं, कोलोन। कौन सी शहर, कोलोन। अब बताइएगा डियर, ये आपका बफिन की खाड़ी किन दो देशों के बीच में, डियर गलत जवाब, सही जवाब बताइए। हाँ डियर, सही जवाब है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में। तो ग्रीनलैंड जो है इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का। डेनमार्क का, डेनमार्क का। डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और एक डियर आपको ये बता दीजिए लास्ट में कि आपको एक महाद्वीप के सभी देशों का नाम बताना है और बिना रुके विद इन 1 सेकंड बताना है आपका। जरा शुरू करिए। तो डियर आपको एशिया महाद्वीप का सभी देश बताइएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान।
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। अब डियर हमें बताइएगा गल्फ खाड़ी, गल्फ कंट्री 8 है, कौन कौन से हैं? तो डियर गल्फ कंट्री में कौन कौन देश आते हैं? 8 है डियर। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान और सऊदी अरब। वेरी गुड। अब हमें बताइएगा ये लाल सागर जो आगे यमन और जिबूती के बीच में पतला सा जो समुद्री जलमार्ग बनाता है, उस जलमार्ग का नाम क्या है? बाब अल-मंदेब जलसंधि। कौन सी जलसंधि? बाब अल-मंदेब जलसंधि। तो आज का क्लास बस इतना ही। ओके, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।